नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थी, उसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यूपी हायर एजुकेशन के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 की परीक्षा के सभी 70 प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से हल किया था। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता परीक्षा था, जिसे जीडीसी कहते हैं, जो परीक्षा 2020 का फॉर्म था, जिसकी परीक्षा 15 मार्च 2022 को हुई, उसके सभी 90 प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से एक ही वीडियो के माध्यम से हल करेंगे और जो महत्वपूर्ण व्याख्या है उनको भी देखेंगे। हमारे सामने पहला प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि अरस्तु ने विरेचन शब्द किस स्रोत से ग्रहण किया था। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे ये पूछा जा रहा है कि अरस्तु ने विरेचन शब्द किस स्रोत से ग्रहण किया था। क्या समाजशास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र से, काव्य शास्त्र या सौंदर्य शास्त्र से? तो इसका सही उत्तर है कि अरस्तु ने विरेचन शब्द जो है चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण किया था। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे, फिर हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि अरस्तु ने विरेचन शब्द चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण किया था। विरेचन शब्द यूनानी कैथारसिस का हिंदी रूपांतरण है। यूनानी चिकित्सा शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है कैथारसिस तथा भारतीय चिकित्सा शास्त्र का पारिभाषिक शब्द आयुर्वेद है, जिसका अर्थ होता है रोचक औषधि के द्वारा शारीरिक विकारों अर्थात उदर के विकारों की शुद्धि। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कुछ महत्वपूर्ण चीजें और हैं। कह रहे हैं कि विरेचन शब्द का उल्लेख अरस्तु की रचनाओं में केवल 2 स्थानों पर मिलता है। प्रथम उल्लेख उनके ग्रंथ पोएटिक्स, ठीक है, यह भी पूछा पोएटिक्स किसका ग्रंथ है। ठीक, तो पेरिपोइटिकेस या पोएटिक्स इसी को कहते हैं, जहां ट्रेजेडी के स्वरूप की ओर संकेत किया गया है। दूसरी राजनीतिक नामक ग्रंथ, ठीक है, पॉलिटिक्स, ठीक है, राजनीति पूछे या पॉलिटिक्स ग्रंथ किसका है, तो अरस्तु का है, जहां उन्होंने संगीत की उपयोगिता को प्रतिपादित किया है। हमारे सामने अगला प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, यह प्रश्न पुनः रिपीट हो सकता है। हमसे पूछा ये जा रहा है कि पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित वैष्णवाचार्यों में से किसे दिया जाता है। मतलब हमसे ये पूछ रहे हैं ना कि पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया। ठीक है, क्या निम्बार्काचार्य ने किया, मध्वाचार्य ने किया, बल्लभाचार्य ने किया या रामानुजाचार्य ने किया। तो इसका सही उत्तर है बल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। फिर विद्यार्थियों, हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप उनके कान में कह दीजिएगा कि बल्लभाचार्य को दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं पुष्टि मार्ग प्रवर्तन का श्रेय वैष्णवाचार्यों में बल्लभाचार्य को दिया जाता है। पुष्टि मार्ग की आधारशिला महाप्रभु बल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत दर्शन के आधार पर रखी थी। इसमें प्रेम भाव है, इसे बल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैत दर्शन पर आधारित है। पुष्टि मार्ग में भक्त भगवान के स्वरूप दर्शन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करता, वह आराध्य के प्रति आत्मसमर्पण करता है। इसको प्रेम लक्षणा भक्ति भी कहते हैं। भागवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने भी इस शब्द का यूज किया है कि पोषण या पुष्टि। ठीक है, तो क्या है, ठीक है, भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पुष्टि का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो भगवान का अनुग्रह। इसका मूल मंत्र उपनिषदों में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए, यह साम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारी, ये काव्य पंक्तियां किस रचना की हैं। ठीक है, हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये काव्य पंक्तियां किस रचना की हैं। फिर विद्यार्थियों को हम लोग मिस्टेक क्या करेंगे, अगर इसमें हम लोग को दिख गया कि यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, तो हम लोग सोचेंगे लग रहा है संशय की किरात से संबंधित है। और देखिए तुरंत एग्जामिनर ने संशय की किरात पहले विकल्प में रख भी दिया है। संशय की किरात अंधेरे में, अंधा युग, हम बिस्पाई जन्म के, तो इसका सही उत्तर होगा अंधा युग। हमसे अगर पूछे यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा भटक रहा टुकड़ों को हाथ पसारे, ये काव्य पंक्तियां किस रचना से है, तो अंधा युग से। अंधा युग की रचना किसने किया, तो धर्मवीर भारती। इसमें कितने अंक हैं, तो 5 अंक हैं। ठीक है, आइए आइए हम लोग धर्मवीर भारती के कुछ और रचनाओं को देखते हैं, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण लेखक है। ठंडा लोहा 1946 में धर्मवीर भारती का, अंधा युग 1954 या 55 दोनों मिलता है। कनुप्रिया 1907, गीत वर्ष 1996, सपना अभी भी जिस पर ब्याज समान मिला 1993, आदंत मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ 1999 में। अगर उपन्यासों की बात करें तो गुनाहों का देवता, ठीक है, सुधा और चंद्र वाला जो है, सूरज का 7वां घोड़ा, मणिक मुल्ला पात्र पूछा गया पीजीटी में। पहला खत 1991 में, 11 सपनों का देश 1960। यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है, हमें
पहला खत किसका उपन्यास है? तो धर्मवीर भारती का है। आइए इनके कहानी संग्रह पर बात करते हैं। यह भी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न बना। मुर्दों का गांव किसका है? इन्हीं का है। स्वर्ग और पृथ्वी 1946 में इन्हीं का। चांद और टूटे हुए लोग 1955 में इन्हीं का है। बंद गली का आखिरी मकान 1969 में इन्हीं का है। सांस की कलम से 2000 ईस्वी में इन्हीं का है। देखिए पूछा, कई बार पूछा, ठेले पर हिमालय किसका निबंध संग्रह है? ठीक है, तो 1958 में धर्मवीर भारती का। पश्यंती निबंध संग्रह 1969 में धर्मवीर भारती जी का है। कहानी अनकहानी, ठीक है, कहानी अनकहानी 1970 में धर्मवीर भारती जी का है। कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 में किसका है? तो कुछ चेहरे कुछ चिंतन किसका है? तो कुछ चेहरे और कुछ चिंतन किसका है? यह धर्मवीर भारती जी का है। शब्दिता, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना कि शब्दिता निबंध संग्रह किसका है? तो शब्दिता 1997 में किसका निबंध संग्रह है? तो यह निबंध संग्रह है धर्मवीर भारती जी का। हमारे सामने चौथा प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि हिंदी में तिलस्मी अय्यारी, ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक क्या कौन है? क्या श्री हरे कृष्ण जौहर है, गोपाल किशोरी लाल गोस्वामी है, बाबू देवकी नंदन खत्री है, या गोपाल राम गमरी है? फिर विद्यार्थियों, अगर हमसे एग्जामिनर ये पूछे कि तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है, तो देवकी नंदन खत्री है, बाबू देवकी नंदन खत्री है, बाबू देवकी नंदन खत्री है। अगर हमसे पूछे जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है, तो गोपाल राम गमरी है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे एग्जामिनर ये पूछे कि हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है, तो आपको बताना होगा कि हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? देवकी नंदन खत्री है। ठीक है, अयारी अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तीव्रगामी या चपल व्यक्ति। ठीक है, ध्यान दीजिए, अयारी, ठीक है, अयारी किस भाषा का शब्द है? अयारी भाषा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तीव्रगामी या चपल व्यक्ति। हमारे सामने अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि सुदामा चरित किसकी रचना है? हमसे ये पूछा जा रहा है कि सुदामा चरित किसकी रचना है? क्या नंददास का है, कृष्णदास का है, नरोत्तम दास का है, या शूरदास का है? तो विद्यार्थियों, हमसे एग्जामिनर यह पूछ रहा है कि सुदामा चरित किसकी रचना है, मतलब हमको आइए बताइए कि सुदामा चरित किसकी रचना है। तो देखिए, अगर नंद और नरोत्तम दोनों विकल्प में है, आपको पता होगा, आपको ज्ञात होगा कि सुदामा चरित नरोत्तम दास का भी है, नंद दास का भी है। लेकिन अगर दोनों विकल्प में है तो नरोत्तम दास सही माना जाएगा क्योंकि यह इनकी ख्याति का आधार था। ठीक है, अब देखिए, सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। ठीक है, सुदामा चरित नरोत्तम दास की अद्भुत रचना है जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है। सुदामा चरित में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन, सुदामा की दीनहीन दशा, कृष्ण द्वारा अपने बाल सखा को बिना एक शब्द बोले सहायता करना आदि प्रसंगों का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। ठीक है, नरोत्तम दास की ब्रजभाषा के कवि कहे जाते हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचना सुदामा चरित क्या है? एक खंड काव्य है जो कि हिंदी साहित्य की अमूल रचना मानी जाती है। इनके विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। जॉर्ज ग्रेसन के अध्ययन के अनुसार महाकवि का जन्म संवत 1610 ईस्वी माना जाता है। नरोत्तम दास का अनेक जो ब्राह्मण थे, इनके परिवार के विषय में कोई प्रमाण नहीं क्योंकि इनका जीवन विवादास्पद है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? प्रिय विद्यार्थियों से पूछा जा रहा है कि डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? ठीक है, नीरस पृष्ठ जोशी, ठीक है, भैरव प्रसाद गुप्त की है, इलाचन जोशी की है, विष्णु प्रभाकर की, गजानन माधव मुक्तिबोध की है। तो डायरी के नीरस पृष्ठ, ठीक है, दिवाली और होली, ये सब किसकी कहानी है? ये सब इलाचन जोशी की कहानी है। ठीक है, ध्यान देंगे। अब हम कुछ रचनाओं को देखेंगे। कह रहे हैं इलाचन जोशी अल्मोड़ा के प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में थे। ठीक है, हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास के प्रणेता थे। आप संस्कृत बांग्ला भाषा के विद्वान थे और अंग्रेजी और फ्रेंच के अलावा कई विदेशी भाषाओं के जानकार थे। हमसे पूछा जा रहा है लज्जा, ठीक है, किसकी रचना है? 1929 में उपन्यास है किसका? इलाचन जोशी का। सन्यासी 1941 में, पर्दे की रानी, ठीक है, 1941 में, प्रेत और छाया, निर्वासित, ठीक है, निर्वासिता किसका है? अनूप लाल मंडल का है। मुक्तिपथ पूछ ले 1950 में, जिप्सी, ठीक है, सुबह के भूले, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? इन्हीं की हैं। आइए इनके कहानी को देखते हैं क्योंकि कहानी से प्रश्न पूछा। हमसे कह रहे हैं कि धूप रेखा, ठीक है, धूप रेखा, दिवाली और होली, ठीक है, दिवाली होली में हम लोग क्या रहते हैं? जोश में रहते हैं, मतलब इलाचन जोशी। ठीक है, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्मा, आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कंटीले फूल, लचीले कांटे, ये सब किसकी रचनाएं हैं, कहानी है? तो इन्हीं के हैं। समालोचना तथा निबंध में साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन, सरतः व्यक्ति और कलाकार, रविंद्रनाथ, देखा परखा। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक असत्य है, उसको आप बता दीजिए। ठीक है, कह रहे हैं कि
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है, एकदम सही है। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है, एकदम सही है। हमसे कह रहे हैं मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचार रही है। ठीक है, अभी विचार करते हैं। क्रिस्टोफर कार्डवेल की कृति एल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण कृति है, यह महत्वपूर्ण पुस्तक एकदम सही है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज परकता और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ सर्जना माने जा सकते हैं। जिसका सही उत्तर होगा कि मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति विचारणी है, यही असत्य कथन है। ठीक है, यही निगेटिव है, तो इसे हम लोगों ने सही कर लिया। क्या हम लोगों ने यह जान लिया कि मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है कि विचारणीय है, तो ये गलत है। ठीक है, व्याख्या को देखते हैं। हमसे कह रहे हैं कि मार्क्सवाद, देखिए इसकी व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय कथन असत्य है। मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया, एकदम सही है। मार्क्सवाद पूंजीवाद व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करता है, ये भी सही है। ठीक है, क्रांति की बात करता है। मार्क्सवाद प्रजातंत्रीय संख्या को पूंजीपतियों की संख्या मानते हैं जो उनके हित और श्रमिकों के शोषण के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, मार्क्सवाद धर्म विरोधी भी है तथा धर्म को मानव जाति के लिए अफीम कहा है, सही है। ठीक है, मार्क्सवाद अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास करता है। ठीक है, मार्क्सवाद अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत द्वारा पूंजीवाद के जन्म को स्पष्ट करता है। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। प्रिय विद्यार्थियों से ये पूछा जा रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। क्या, ठीक है, क्या रामकृष्ण परमहंस ने की। ठीक है, क्या रामकृष्ण परमहंस ने की, स्वामी दयानंद की, राजा राम मोहन राय ने की, या महादेव गोविंद रानडे ने की। तो हमें पता है कि 20 अगस्त 1828 को, ठीक है, 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सन 1813 में के बाद ईसाई मिशनरियों ने हिंदू धर्म पर प्रबल आक्षेप करना आरंभ कर दिया थे। ठीक है, कर दिया था। आरंभ में तो राजा राम मोहन राय उन आक्षेपों का उत्तर देते रहे, किंतु बाद में शुद्ध एकेश्वरवाद की उपासना के लिए 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। उन्होंने नवीन संप्रदाय को खड़ा नहीं किया, बल्कि धर्मों की उच्च शिक्षा के तत्व के एक सामान्य पृष्ठभूमि तैयार की। ब्रह्म समाज का प्रमुख सिद्धांत एक ही है, ईश्वर की उपासना, मानव मात्र के प्रति बंधुत्व की भावना तथा सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने जाति बंधनों का खंडन किया। ब्रह्म समाज के साप्ताहिक अधिवेशनों में वेदों का पाठ और उपनिषदों के बंगला अनुवाद का वाचन होते थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे देखिए, ये तो बहुत चर्चित है, इसको कहते हैं ना कि पेपर आउट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। हमसे ये नहीं पूछ रहे हैं किस अपभ्रंश से विकसित हुई, हमसे ये पूछा जा रहा है कि पूर्वी हिंदी उपभाषा में कौन कौन सी बोली है, उसमें एक निगेटिव है जो आके इसमें छिप गया है, उसको चुनिए और अपना एक प्रश्न सही करिए। ठीक है, देखिए बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, बुंदेली या किसमें है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, बुंदेली होगा। क्यों, क्योंकि बुंदेली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। बुंदेली भारत के विशेष क्षेत्र बुंदेलखंड में बोली जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। ठीक है, पहला विकल्प दे रहा है पत्नी, पूछ की रात, कफन, ठीक है, कजाकी। तो पत्नी कहानी किसका है, जैनेन्द्र का है। इसकी पात्र कौन थी, सुनंदा। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना, डी ट्रिपल एस बी में एक बार प्रश्न पूछा कि सुनंदा जैनेन्द्र के किस कहानी की पात्र है। ठीक है, तो सुनंदा जैनेन्द्र के पत्नी कहानी की पात्र है, पत्नी कहानी की पात्र है। ठीक है, ध्यान दें, पत्नी कहानी जैनेन्द्र कुमार की कालजयी रचना मानी जाती है। मौन मितव्ययिता के धनी जैनेन्द्र कुमार स्त्री मन के चितेरे हैं। दबे पांव स्त्री के अंतस में गहरी पैठ बनाते हुए न केवल उनकी दमित आकांक्षाओं और छत बिछत सपनों को सतह पर लाते हैं, बल्कि बेहद अनायास भाव से स्त्री को स्त्री बनाने वाली पितृसत्तात्मक व्यवस्था के हृदयहीन चरित्र को भी प्रकाश में लाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, या किस कवि की काव्य पंक्ति है। हमसे पूछा ये जा रहा है कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपनी पानी में। ठीक है, वो केन के कवि है, उन्हीं की रचना है। ठीक है, त्रिलोचन, ठीक है, रांगी राघव, केदारनाथ अग्रवाल या नागार्जुन। तो यह पंक्ति किसकी, केदारनाथ अग्रवाल की। केदारनाथ
अग्रवाल का उपनाम क्या है? केन का कवि कहा जाता है इनको। एक केन नदी है, ठीक है, वहां पे घूमना बहुत पसंद है, केन का कवि। ठीक है, इनका एक नाम है बालेंदु उपनाम से भी ये लिखते थे, बालेंदु उपनाम से, ठीक है, लिखते थे। युवकी गंगा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अपूर्वा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ध्यान देंगे अपूर्वा पर इनको साहित्य अकादमी मिला, ठीक है। फूल नहीं रंग बोलते पर इन्हें क्या मिला? सोवियत लैंड मिला। देखते हैं कि क्या बातें और बताई जा रही हैं, ठीक है। कह रहा है केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्तियां हैं। केदारनाथ अग्रवाल आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि और कथाकार हैं कि जनवादी विचारधाराओं के लिए प्रसिद्ध साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है, ठीक है। उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार एक नदी बिल्कुल शांत है क्योंकि उसमें कोई हलचल नहीं है, मानो उदास होकर सो गई है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक नारी रोज के काम में थक जाने के बाद उदासीन होकर सो जाती है, चाहे वह नदी हो या नारी, दोनों इस जगत के लोगों की खुशी के लिए अपने अंदर उत्पन्न हुए कंपन को स्वयं तक समेट लेती है। समाज की मर्यादाओं में स्वयं को बांधकर अपने सर पर वस्त्र रखती है। पंक्तियों के अनुसार हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम उसे निद्रा अवस्था में कुछ देर छोड़ दे, ठीक है, तथा नारी रूपी नदी को कुछ देर विश्राम करने दे। केदारनाथ अग्रवाल रचित ये पंक्तियां नदी और नारी की अस्त व्यस्त जीवन की झलक दिखलाती है, ठीक है। अब देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक कौन है? तो क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक क्या देवेंद्र सत्यार्थी हैं, शांति द्विवेदी हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं? तो क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक, देखिए सांवरी संस्मरण सत्यार्थी, ठीक है, ट्रिपल एस का कॉन्सेप्ट आप पकड़ लीजिए, सांवरी संस्मरण सत्यार्थी। तो इसका सही उत्तर होगा देवेंद्र नाथ सत्यार्थी, ठीक है, देवेंद्र नाथ सत्यार्थी। ध्यान दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा? देवेंद्र नाथ सत्यार्थी। अब ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, देखिए इनकी आत्मकथा बहुत महत्वपूर्ण है, दो आत्मकथा इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। चांद सूरज के बीरन 1954, नील एकसड़ी 1986। अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है, देखिए शुक्ल जी से प्रश्न पूछ लिया, कबीर में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह कथन किसका है? ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि कबीर में जो रहस्यवाद पाया जाता है ना भाई साहब, वो बताइए, वो बताइए वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह कथन किसका है? क्या डॉक्टर पुखराज मारू का है, सोमप्रभ सूर का है, जयरामचंद्र शुक्ल का है या डॉक्टर नगेंद्र का है? उसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हमसे ये पूछे कि कबीर में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो यह इसका सही उत्तर क्या होगा कि कबीर दास, ठीक है, कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया उसका अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, इसका सही उत्तर होगा क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ध्यान दीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि साधनात्मक रहस्यवाद कबीर ने कहा से लिया, तो नाथपंथियों से लिया, और वहां लिखा है इन्होंने स्पष्ट कि सूफियों से इन्होंने भावात्मक रहस्यवाद और प्रेम तत्व लिया है, ठीक है। ध्यान दीजिए बहुत महत्वपूर्ण, अगर हमसे पूछे कि कबीर ग्रंथावली किसकी रचना है, कबीर ग्रंथावली पूछे तो ध्यान दीजिएगा कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास की है, ठीक है। हमसे पूछे कबीर कबीर नामक आलोचना किसकी है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है। कबीर का रहस्यवाद पूछे तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है। ध्यान दीजिए हमसे अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि बताइए कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की उद्घोषणाओं में आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश किस तिथि को दिया, ठीक है। ध्यान दीजिए मामला ये है ना कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पहले इसका नाम रखा क्या? ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो। क्या रखा? ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। ये पूछा जा रहा है हमसे प्रश्न में कब इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो से बदलकर आकाशवाणी हो गया, ठीक है, आकाशवाणी हो गया। हमसे प्रश्न में डिमांड यही है, तो ध्यान दीजिए क्या दिसंबर 1957 में, जुलाई 1950 में या जून 1949 में या अगस्त 1948 में? तो इसका सही उत्तर होगा दिसंबर 1957 में। क्या हुआ? दिसंबर 1957 में ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की उद्घोषणाओं में आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश दिया गया, जहां पर क्या हुआ ऑल इंडिया रेडियो से नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आकाशवाणी कर दिया गया, ठीक है। ध्यान देंगे इसकी थोड़ी व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे सिलेबस का पार्ट है ये। कह रहा है 1930 में सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में लिया, भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से उन्हें प्रसारित कर दिया, प्रचलित करना आरंभ कर दिया। 1936 में इसका नाम बदल के सबसे पहले भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से, ठीक है, फिर उसका नाम क्या हुआ? उसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो हुआ। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर उसका नाम क्या हुआ? तो उसका नाम
आकाशवाणी 1957 में कर दिया गया। ठीक है, आकाशवाणी कब कर दिया गया? 1957 में। ध्यान दीजिए, विरह वारिस, ठीक है, विरह वारिस रीत काव्यधारा के किस कवि की रचना है? ठीक है, क्या ये पीजीटी में रिपीट नहीं हुआ है? क्या ये पीजीटी में विकल्पों में या सीधा सीधा नहीं पूछा है? पूछा है। ध्यान दीजिए, क्या ठाकुर की है, बोधा की है, द्विजदेव का या आलम का है? तो विरह वारिस किसकी रचना है? विरह वारिस बोधा की रचना है। बोधा रीति काव्यधारा के कवि थे। ठीक है, ध्यान दीजिए, बोधा हिंदी साहित्य के रीतकालीन कवि थे। इन्हें विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार की कविताओं के लिए जाना जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोधा की नीति संबंधी अनेक छंदों का उल्लेख किया है। बोधा की दो कृतियां हैं, कौन कौन सी? विरह वारिस, ठीक है, विरह वारिस और इश्कनामा। ठीक है, विरह लीला किसका? घनानंद का है। और इश्क लता किसका? घनानंद का है। देखिए, कह रहा विरह वारिस इश्कनामा किसका है? बोधा जी का है। ठीक है, ठाकुर ठसक ठाकुर शतक इन्हीं का। आलम का है, आलम केली मादन काम कंदला सुदामा चरित और स्नाम से ही श्याम स्नेही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हमसे क्या कह रहे हैं। घनानंद की रचना देखिए आ गया, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। ठीक है, सुजान सागर, सुजान हित प्रबंध, इश्कलता, ये देखिए विरह लीला है, विहर लीला लिखा है, ये क्या है? विरह लीला है, विरह लीला। ठीक है, आचार्य रामचंद्र ने स्पष्ट लिखा कि यह ब्रज भाषा पर फारसी छंद में है। वियोगवेली कृपाकांड निबंध नेट में पूछा हुआ है। ठीक है, रस केली वल्ली यमुना श्लोक सार प्रीति पावस पदावली प्रकीर्णक छंद। पूर्वी हिंदी का विकास किस शब्द से हुआ? क्या स्वरसेनी से हुआ, या फिर मागधी से हुआ, या अर्धमागधी से हुआ, या खस से हुआ? तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ। सौरसेनी, ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से क्या हुआ? सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी निकली, गुजराती निकली, राजस्थानी निकली। मागधी से क्या निकला? भोजपुरी, भोजपुरी निकला, सॉरी, बिहारी हिंदी निकला, बिहारी, उड़िया, समिया, मागधी से। खस से क्या निकला? खस से पहाड़ी हिंदी निकला। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं बीसल देव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। मतलब हमसे ये पूछ रहे हैं ना कि बीसल देव रासो की नायिका कौन थी? ठीक है, 1155 ईस्वी में बीसल देव रासो लिखा गया। उसकी नायिका का क्या नाम था? पद्मावती था, राजमती था, या फिर इंद्राणी था, या फिर कमला था। ठीक है, अब इसी में नागमती दे देता ना विकल्प, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता। देखिए, राजमती बीसल देव की नायिका, और पद्मावत की नायिका कौन थी? पद्मावत की नायिका कौन थी? तो आपको बताना होगा, नागमती थी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अजमेर के कौन थे? बीसल देव रासो। ठीक है, मालवा के भोज परमार की पुत्री कौन थी? राजमती के। इसमें प्रेम का वर्णन नदी की 4 खंडों में है। ठीक है, पहले खंड में विवाह होता है, दूसरे में रूट कर उड़ीसा 1 वर्ष तक रहते हैं, तीसरे वर्ष में क्या होता है? ठीक है, उनका विरह वर्णन है किसका? राजमती का। ठीक है, चौथे में लौट के आते हैं और जाते उनके घर, कहते हैं चलिए चलिए घर चला जाए। ठीक है, अब देखिए पुनः देखेंगे, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से एक जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। निगेटिव। ठीक है, उलटफेर, लवड़ धो दो, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत। तो लवड़ धो दो किसका है? सुदर्शन या बद्रीनाथ भट्ट का है। ठीक है, सुदर्शन भी इन्हीं को कहते हैं, बद्रीनाथ भट्ट का है लवड़ धो दो। और जबकि अगर हम बात करें उलटफेर, दुमदार आदमी, मर्दानी औरत, जीपी श्रीवास्तव के हैं। ठीक है, जीपी श्रीवास्तव के नाटकों को देख लेते हैं, प्रिय विद्यार्थी, पुनः रिपीट हो सकता है। राजाभिषेक, उलटफेर, नोक झोंक, ठीक है, तुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, मर्दानी औरत। ठीक है, नाक में धर्म उर्फ जवानी बना बुढ़ापा उर्फ मियाँ का जूता, मियाँ का सर। ठीक है, ध्यान दीजिए, विवाह विज्ञापन, भूल चूक, मिस अमेरिकन, चोर के घर छिछोर, चाल बेढब, साहित्य का सपूत, स्वामी चौखटानंद, बद्रीनाथ भट्ट के नाटक अगर हम देखें, कुरुवन दहन, ये पूछा है। वीर संगार का क्या है? ये अनुवाद है, ये परीक्षा में पूछा। वेन चरित्र 1931, तुलसीदास, दुर्गावती, चंद्रगुप्त, चुंगी की उम्मीदवारी। ठीक है, ये सब इन्हीं की रचना है। अब देखिए, इस पे विवाद था, लेकिन इसको प्रयास किया गया और इसका उत्तर मिल गया। कहना कि जो तिरिया पीहर बसे, सूरत रहे पिवमाही, ऐसे जन जग में रहे, गुरु को भूले नाही। ठीक है, इसको बहुत आसान तरीके से मैं याद करा देता हूँ। इस सूरत शब्द को ध्यान रखिएगा। सूरत, किसकी सूरत सुंदर थी? कौन सर्वाधिक पढ़े लिखे थे और सुंदर थे? ठीक है, तो कौन थे? सुंदर दास। ठीक है, सूरत शब्द से सुंदर, ध्यान ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि मोहन मूरति सांवर सूरती। ठीक है, सूरती किसकी सुंदर सूरती है? सुंदर दास की। ध्यान दीजिए, इनकी कुल छोटी बड़ी 42 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें क्या? ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, पुरोहित हरि नारायण शर्मा द्वारा संपादित सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में, राजस्थान रिसर्च सोसाइटी कलकत्ता 1936 द्वारा प्रकाशित हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिए, सहजो बाई की एकमात्र प्रमाणिक रचना कौन है? सहज प्रकाश है। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए हमको
कि साहित्यालोचन के लेखक कौन है। साहित्यालोचन के लेखक कौन है, क्या नामवर सिंह है, श्याम सुंदर दास है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है या गुलाब राय है। तो इसका सही उत्तर होगा साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास। अगर यही हमसे पूछ लेता साहित्यानुशीलन किसका है, तो आपको बताना होगा कि यह तो शिवदान सिंह चौहान का आलोचनात्मक ग्रंथ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास जी का क्या है, एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। ठीक है, आइए नामवर सिंह के कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ को देखते हैं जो परीक्षाओं में कई बार प्रश्न बनता है। ध्यान दीजिए, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृथ्वीराज की भाषा, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, छायावाद 1955 में, इतिहास और आलोचना 1957 में, कहानी नई कहानी। कहानी अनकहानी, अगर कहानी पूछे किसका है तो धर्मवीर भारती। कहानी नई कहानी आलोचनात्मक ग्रंथ, ठीक है, तो नामवर सिंह का है। कविता के नए प्रतिमान 1968, इस पे साहित्य मिला, दूसरी परंपरा की खोज 1982, वाद विवाद संवाद 1989, आलोचक के मुख से 2005 में। ठीक है, श्याम सुंदर दास के अगर हम आलोचनात्मक ग्रंथों को देखें परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण, साहित्यालोचन 1922, भाषा विज्ञान 1923। आपसे पूछ ले भाषा विज्ञान नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है, तो आपको तुरंत बताना होगा श्याम सुंदर दास का है। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में, रूपक रहस्य, मेरी आत्म कहानी, हिंदी कोविद रत्नमाला। ठीक है, ये सब किसका है, हिंदी कोविद रत्नमाला, यह भी क्या है, श्याम सुंदर दास का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूछे तो नाट्यशास्त्र नामक नैषधि चरिचर्या, विक्रमानंदेव चरिचर्या, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसके हैं, इन्हीं के। हमसे पूछे फिर निराशा क्यों, ठीक है, फिर निराशा क्यों, यह किसका है, यह हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1940, यह गुलाब राय का है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास और फिर निराशा क्यों। हमसे पूछा यह जा रहा कि सियाराम शरण गुप्त की रचना है, ठीक है, आत्मसर्ग में किसके बलिदान की कथा कही गई। हमसे ये पूछा जा रहा है कि, ठीक है, हमें पता है कि सियाराम शरण गुप्त की रचना है आत्मसर्ग, लेकिन हमें आप बताइए किसके बलिदान की कथा कही गई है। क्या राम प्रसाद बिस्मिल के, चंद्रशेखर आजाद की, भगत सिंह के या गणेश शंकर विद्यार्थी के। तो इसका सही उत्तर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी के। गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की चर्चा या बलिदान की गाथा को अंकित किया गया है। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी कौन थे, भारतीय पत्रकार थे, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के नेता, स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता थे, वह असहयोग आंदोलन और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त की जो रचना है बहुत महत्वपूर्ण है, प्रिय विद्यार्थी हम लोग देखते हैं। मौर्य विजय परीक्षाओं में कई बार प्रश्न बना, 1914, अनाथ 1917 में, आद्रा 1927 में, विषाद 1925 में, दूरवा दल 1924 में। ठीक है, अगर हमसे पूछे आत्मोत्सर्ग, यही पूछा 1931 में, पाथेय, मृणमयी, बापू, यह भी बहुत महत्वपूर्ण, उन्मुक्त, ठीक है, उन्मुक्त, यह भी बहुत महत्वपूर्ण, दैनिकी, ठीक है, नकुल। अब देखिए कजरी, अब हमसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, कजरी लोक साहित्य किस विधा के अंतर्गत आती है। कजरी क्या लोकगीत है, क्या लोक कथा है, या फिर यह लोक गाथा है या लोकोक्ति है। तो आपको तुरंत बताना होगा कि कजरी क्या है, तो कजरी एक लोकगीत विधा से संबंधित है, लोकगीत विधा से संबंधित है। ठीक है, लोकगीत विधा से संबंधित है। अगला प्रश्न से क्या पूछ रहे हैं, कह रहे निम्नलिखित में से एक कथन अशुद्ध है। ठीक है, एक कथन अशुद्ध है, आपको वही खोज के निकाल लेना है। कह रहे हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 को, बिल्कुल सही है, इसीलिए हम लोग पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाते हैं। ठीक है, हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ हिंदी पत्रकारिता का जो प्रारंभ हुआ साप्ताहिक पत्रों से हुआ, सही बात है, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, उदंत मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी पंडित युगुल किशोर थे। ठीक है, अभी विचार करेंगे। ठीक है, उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बंद हो गया। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन कह रहे हैं युगुल किशोर नहीं, पंडित जुगुल किशोर थे। ध्यान दीजिएगा, पंडित जुगुल किशोर कौन थे, उदंत मार्तंड के क्या थे, संपादक थे। देखिए सब लोग डी मारे होंगे, ध्यान दीजिएगा कितना बारीक अंतर। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसकी व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए ये तो पूछ लिया था यूपी, ठीक है, यूपी हायर एजुकेशन में पूछा था कि खड़ी बोली और ब्रज के मिश्रित प्रयोग, ठीक है, इस पत्र में उस भाषा को क्या कहा गया, तो मध्य देशीय भाषा कहा गया। इसकी व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग एकदम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। कह रहे हैं उदंत मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी युगल किशोर, नहीं युगल किशोर थे। ठीक है, उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। ठीक, 30 नवंबर 1826 ईस्वी में कलकत्ता के कोलू टोला नामक मोहल्ले से 37 नंबर आमर तल्ला गली से जुगल किशोर ने हिंदी साप्ताहिक पत्र इसको निकालने का आयोजन किया। ठीक है, उदंत मार्तंड पुस्तका कार्य 12x8 छपता था और हर मंगलवार को निकलता था। एक नई बात पता चली, अब ये प्रश्न बन जाए कि उदंत मार्तंड निकलता था सोमवार, मंगलवार, बुध और बृहस्पतिवार, तो ध्यान दीजिएगा मंगलवार। ठीक है, आज मंगलवार है भी। इसमें विभिन्न
इसमें विभिन्न नगरों के सरकारी क्षेत्रों की विभिन्न गतिविधियां प्रकाशित होती थी तथा उस समय के वैज्ञानिक खोजों तथा आधुनिक जानकारियों को महत्व दिया जाता था। इस पत्र में ब्रज और खड़ी दोनों के मिश्रित रूप का प्रयोग किया गया, जिसे इस पत्र के संचालक ने मध्य विदेशीय भाषा कहा। उन दिनों सरकारी सहायता के बिना भी पत्र का चलना प्राय असंभव था। कंपनी सरकार ने ईसाई मिशनरियों के पत्र को डाक आदि की सुविधा दे रखी थी, परंतु बहुत प्रयास के बावजूद उदंत मार्तंड को यह सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी। इसके कुल 79 अंक प्रकाशित हुए, मतलब 79 अंक प्रकाशित हुए। 1.5 साल बाद दिसंबर 1827 को इसका प्रकाशन बंद हो गया। देखिए कितने अंक प्रकाशित हुए, तो केवल 79। ठीक है, दिसंबर 1827 को बंद हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। अब देखिए इस प्रश्न पे विवाद था, लेकिन विवाद अगर 1957 इसमें थे। देखिए रामचंद्र तिवारी ने क्या माना इसका समय, प्रश्न को पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। कह रहे उपेंद्रनाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख किस सन में प्रकाशित हुआ? क्या 1954 में, 1952 में, 1940 में, 1938 में? तो कब प्रकाशित हुआ था? 1957 में। ठीक है, और इसमें विकल्प नहीं है। आयोग ने इसका उत्तर 1952 माना है, तो पुनः रिपीट करता है, और जीडीसी की परीक्षा हम लोग दे रहे हैं। 1957 विकल्प नहीं है, तो 1952 पुनः लगा के आना है। ठीक है, अब देखिए आस्क जी की बात करें तो गर्मराग, गिरती दीवारें हिंदी उपन्यास में यथार्थवादी परंपरा के उपन्यास हैं। ठीक है, आस्क जी कहानी प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थवाद अथवा विकास क्रम में प्राप्त विशुद्ध यथार्थवादी परंपरा के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछ रहे हैं किस सप्तक में, अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। हमसे कह रहे हैं किस सप्तक में एक भी कवित्री नहीं है? क्या तार सप्तक में, चौथा सप्तक में, दूसरा सप्तक में या तीसरा सप्तक में? तो इसका सही उत्तर होगा तार सप्तक में एक भी कवित्री नहीं है। तो दूसरा शतक में कौन है? तो शकुंत माथुर है। तीसरा में कौन है? तो कीर्ति चौधरी। चौथे में कौन है? सुमन राजे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमसे कह रहे हैं कि अब देखिए ये प्रश्न चारों विकल्प देखते हुए प्रश्न को पढ़ेंगे एकदम आराम से। हमसे कह रहे हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? हमसे ये पूछा जा रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में, ठीक है, निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, स्केच ऑफ इंडियन लिटरेचर है, या ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर है, या हिंदी साहित्य का इतिहास है? तो इसका सही उत्तर होगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलता था। ठीक है, कब इसका सन? तो शुक्ल ने तो इसको कहा कि ये 1889 में निकला है, लेकिन सर्वाधिक मान्य मत क्या है? 1888 ईस्वी है। और इसका प्रथम हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो 1957 में डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का क्या नाम है? ठीक है, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ लेखिका कौन है? क्या मैत्री पुष्पा है, प्रभा खेतान है, नासिरा शर्मा है, या बिरंदा करात है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रभा खेतान है। प्रभा खेतान है। ठीक है, ध्यान दीजिए प्रभा खेतान है। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि भारत के रससूत्र के निम्नलिखित 4 व्याख्याकारों के नाम में एक अशुद्ध है। प्रिय विद्यार्थी यह तो इतना वायरल प्रश्न है ना, इसको कहते हैं पेपर आउट। कोई पेपर आप उठा लीजिए, यूजीसी का पेपर उठा लीजिए, आप टीजीटी पीजीटी उठा लीजिए, आप उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन के प्रश्न उठा लीजिए, आप राजस्थान के प्रश्नों को उठा लीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपसे इसे प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, बस यहाँ घुमाया है। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि लोल्लट। देखिए लोल्लट लोग समझ के कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए लोल्लट दे दिया पहले। शंकुक, मम्मट, भटनायक। तो इसमें एकदम करीबी आंसर क्या है? मम्मट। मम्मट कहाँ है? सूत्र के व्याख्याकार में सम्मिलित थे। ठीक है, ध्यान दीजिए। एक बार प्रश्न पूछा चित्त तुरंग न्याय। ठीक है, हायर में प्रश्न पूछा चित्र तुरंग न्याय का संबंध तो शंकुक के अनमितवाद से था। ठीक है, ध्यान दीजिए। तद्रुनुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो लोल्लट ने किया, भट्ट लोल्लट ने। ध्यान दीजिए, वह नेट में पूछा था। अब ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लोग। अब शुक्ल से पंक्ति है ये, एकदम सीधे शुक्ल ने जब उद्भव और विकास, भक्ति के उद्भव और विकास पे बात किया है, तो बता दिया है कि तुलसी ने लिखा है गोरख जगाए जो भक्ति भगाए यो। क्या सूरदास की पंक्ति है? तुलसी की है? निराला की है? रैदास की है? तो सही उत्तर क्या होगा? तुलसीदास जी की पंक्ति है। ठीक है, व्याख्या को देखते हैं, इसका व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है। गोरख जगाए जो भक्ति भगाए लोग का प्रश्न कलिकाल वर्णन है, जिसमें कवि कहते हैं कि वर्ण धर्म गया और सब आश्रम के लोगों ने अपना स्थान पर छोड़ दिया है, डर से चकित होकर परावना सी पड़ी है, काम उपासना ज्ञान की बुरी इच्छाओं में ने कर्म आदि का नाश किया है। ठीक है, कवितावली तुलसीदास का ब्रजभाषा में रचित मुक्तक काव्य है, यह 7 खंडों में, इसमें 325 कवि छंदों की राम कथा और प्रयुक्त पंक्तियां। ठीक है, अब आपसे पूछे ये किस कविता से है? गोरख जगाया जो किस रचना से है? तो कवितावली से है। ठीक है, आपसे पूछ ले एग्जामिनर, अभी तक तो पूछ लिया किसकी पंक्ति, पूछ ले किस
किस रचना से, तो कवितावली से है। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि कौन एक रिचर्ड्स की रचना नहीं है, ठीक है। नेगेटिव खोजना हमको कि कौन सी एक रिचर्ड्स की रचना नहीं है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, द मीनिंग ऑफ मीनिंग है, बायोग्राफी लिटरेरिया कालरिज की है, द फ्रेंड्स बायोग्राफी लिटरेरिया ये सब रचना किसकी है, कालरिज की है, ठीक है। लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर ये सारी रचना किसकी है, कालरिज की है, ठीक है। कालरिज की, इनका जन्म कब हुआ, 1770 में हुआ था, ठीक है। ध्यान दीजिए, कालरिज ऑन द इमेजिनेशन यह भी रिचर्ड्स की रचना है, लेकिन आपसे पूछे, ठीक है, आपसे पूछे बायोग्राफी लिटरेरिया किसकी है, तो ये कालरिज की है। तो सही उत्तर क्या होगा, कौन सी रिचर्ड की रचना नहीं है, तो बायोग्राफी लिटरेरिया, क्योंकि ये तो कालरिज की रचना है, ठीक है। अब देखिए, अब आइए रिचर्ड्स की रचनाओं पे बात करते हैं। तो हमसे कह रहे हैं द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स इन्हीं का, मीनिंग ऑफ मीनिंग भी इन्हीं का है, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी इन्हीं का है, ठीक है। अगर हम बात करें कालरिज की कौन सी रचना है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसका, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है। साइंस और पोएट्री, ठीक है। कालरिज ऑन इमेजिनेशन, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, लेकिन जब पूछे द न्यू क्रिटिसिज्म किसका है, तो जॉन क्रो रैनसम का है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सैमुअल कालरिज की कौन सी बुक है, सैमुअल कालरिज, टेलर कालरिज की कौन कौन सी बुक है, बायोग्राफी लिटरेरिया है, ठीक है। एड्स टू रिफ्लेक्शन है, द फ्रेंड है, लिरिकल बैलेट्स, कई बार परीक्षाओं में पूछा लिरिकल बैलेट्स, दो लोगों के सहलेखन पे लिखा गया, कालरिज का और वर्ड्सवर्थ का। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर वर्ड्सवर्थ ऑप्शन में है तो ये वर्ड्सवर्थ पे जाएगा, लिरिकल बैलेंस किसका रचना है, असली में देखा जाए तो वर्ड्सवर्थ का है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चर्च एंड स्टेट भी इन्हीं का है। अगर हमसे पूछे हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, ठीक है। हमसे अगर पूछे कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई है, क्या यह कवि के प्रति कही गई है, या फिर इरा के प्रति कही गई है, या मनु के प्रति कही गई है, या फिर यह जो है, ठीक है, या फिर यह जो है श्रद्धा के प्रति कही गई है, तो हृदय, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, कामायनी में हृदय का प्रतीक कौन था, श्रद्धा था, तो उससे भी आप जोड़ के सही कर सकते हैं कि श्रद्धा के प्रति कही गई है, ठीक है, श्रद्धा के प्रति कही गई है। यह भी कोई देश है महाराज, यह भी कोई देश है महाराज किस विधा की रचना है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है यह भी कोई देश है महाराज किस विधा की रचना है, क्या यात्रा साहित्य है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, डायरी है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यात्रा साहित्य किसका, अनिल यादव का, ठीक है, अनिल यादव का, ठीक है, अनिल यादव का, अनिल यादव का क्या है, यात्रा साहित्य है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं। अब देखिए, अगर हमको लोक साहित्य, ठीक है, संबंधित अगर पुस्तक के लेखक का नाम भी पता है तो इस प्रश्न को हम सही कर सकते हैं। कह रहे हैं लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है, ठीक है। मतलब लोक साहित्य कह रहे हैं जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। ये तो जैसे लोकतंत्र की परिभाषा दे रहे हैं कि क्या, लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया। लोक साहित्य की यह परिभाषा किसने दी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, विकल्प में क्या है, ठीक है, विकल्प में कह रहे हैं कि डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय है, झवेरचंद मेघाड़ी है, वासुदेव शरण अग्रवाल है, या देवेंद्र सत्यार्थी है, तो कौन है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, ठीक है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक है, ठीक है। कौन एक मार्क्सवादी है, कौन एक मार्क्सवादी नहीं है, ऐसे प्रश्न हमें देखने को हमेशा मिले हैं। रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इसका सही उत्तर होगा, एक प्रख्यात मार्क्सवादी आलोचक कौन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा को प्रख्यात मार्क्सवादी आलोचक माना जाता है। अगला प्रश्न, ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न, हमसे पूछ रहे हैं कि त्रिविधात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। पुनः ध्यान देंगे, प्रश्न देखिए घुमा दिया, हमसे पूछ रहे हैं कि त्रिविधात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। तो देखिए दोनों सही है, ठीक है, क्यों रहा है, देखिए मैथिली स्वर्णगुप्त तो इसी युग में थे, तो सही उत्तर हो गया ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, सी विकल्प सही हो गया। आइए आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि क्या बताया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि दोनों सही है, इतवित्तात्मकता का अर्थ है वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता, ठीक है। इतवित्तात्मकता का क्या अर्थ है, आख्यान की प्रधानता, ठीक है। आदर्शवाद तथा बौद्धिकता की प्रधानता के कारण द्विवेदी युग के कवियों ने वर्णन प्रधान इतवित्तात्मकता को अपनाया है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमसे काव्य लक्षण से पूछा जा रहा है, हमसे पूछ रहे हैं कि
मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गतहीनता और परमुखोपेक्षता से ना बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त ना बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन किसका है? देखिए जीडीसी 2017 में भी पूछा यही प्रश्न, मिला लीजिएगा आप। जीडीसी 2017 में और जीडीसी 2020 में रिपीट कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, एक बार देखिए पूछा यूपी हायर एजुकेशन 2021 में कि साहित्य ही मनुष्य का लक्ष्य है। ठीक है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ठीक है, यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है और हमसे आज पूछ रहा है कि मैं मनुष्य को साहित्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह काव्य लक्षण किसने दिया? तो यह काव्य लक्षण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न, लालटेन शब्द है, क्या देशज है, तद्भव है, विदेशी है या तत्सम है? तो विदेशी है। लालटेन शब्द कैसा है? विदेशी है। अगला प्रश्न हमसे पूछा है जयचंद प्रकाश के रचनाकार का क्या नाम है? जगनीक, श्रीधर, भट्ट केदार या नरपति नाल। तो जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? हमसे एग्जाम में अगर पूछे जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो आपको बताना होगा कि जयचंद प्रकाश के जो रचनाकार हैं भट्ट केदार हैं। कौन है? भट्ट केदार हैं। ठीक है, अब देखिए व्याख्या इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। केदार ने जयचंद प्रकाश नाम का महाकाव्य लिखा, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप तथा पराक्रम का विस्तृत वर्णन है। इसी प्रकार जयमंग जयचंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ केवल इनका उल्लेख सिंधायस दयालदास के दौठारा ख्यात में मिलता है। ठीक है, बीकानेर के राज पुस्तक में यह सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयालदास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं कि विलक्षण बात यह है कि देखिए शुक्ल जी कितने महत्वपूर्ण है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। यह कथन किसका है? क्या यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है या प्रताप नारायण मिश्र का है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब देखिए आचार्य शुक्ल के अन्य कथन कह रहे हैं, इससे भी बड़ा काम इन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और उसे शिक्षित जनता के सचर में ले गया। भारतीय नरेशन के संदर्भ में प्रेमगन की पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक लाभ पड़ता है, या पुरानी परंपरा से मतलब भाषा से है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न से क्या कह रहे हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये देखिए थोड़ी व्याख्या इसका देख लेते हैं। कह रहे हैं अभी हिंदी में कविता हुई कहाँ, शूर तुलसी बिहारी याद ने जिससे कविता की है वह तो भाका है, हिंदी नहीं। अयोध्या प्रसाद खत्री। ठीक है, हिंदी में खड़ी बोली काव्य आंदोलन के लिए ये जाने जाते हैं। झूठा सच का दूसरा भाग, देखिए झूठा सच में दो भाग, एक 1958 में क्या था, वतन और देश, दूसरा 1960 में देश का भविष्य। ठीक है, देश का भविष्य, तो इसका सही उत्तर होगा देश का भविष्य। किसका उपन्यास है? तो यशपाल का है। अगला देखिए प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित में राम भक्ति काव्यधारा के कवि नहीं है, गदाधर भट्ट, नावादास, गोस्वामी तुलसीदास या हृदय राम। ठीक है, अब ये देखिए राजस्थान में रिपीट हुआ था ये प्रश्न, राजस्थान से सीधे उठा के यहाँ पूछ लिया है। ध्यान दीजिए, गदाधर भट्ट। ठीक है, गदाधर भट्ट क्या थे? चैतन्य गौड़ी। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ये गौड़ी संप्रदाय से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा गदाधर भट्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अग्रदास की कुछ रचनाएं हैं, ईश्वरदास की कुछ रचनाएं हैं। तो अग्रदास की ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम, हितोपदेश, भाषा उपासना, बावनी, पदावली। ठीक है, ईश्वरदास की कौन कौन सी रचना है? तो भरत विलाप तथा अंगद पैज और सत्यवती कथा। ठीक है, जो सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा से संबंधित है। वैराग संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरित मानस, रामदास माचू, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, राम के प्रश्नावली, बरबैरा और बेम पत्रिका कवितावली, सारी रचना किसकी है? तो ये सारी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। अगर हमसे पूछे कृपा निवास किसकी है, तो कृपा निवास पदावली, लालदास का अवध विलास है, हृदय राम का हनुमान नाटक है। यह परीक्षा में कई बार पूछा है कि हनुमान नाटक किसका है, तो हनुमान चरित रायमल पांडे का है। ठीक है, रामायण महानाटक ये भी परीक्षा में पूछा है, प्रांजल चौहान का, रायमल पांडे का हनुमान चरित है। पौरुषे रामायण नरहरि भट्ट का, आनंद रघुनंदन कई बार परीक्षाओं में पूछा है, तो विश्वनाथ सिंह का, नावादास का भक्तमाल है, अस्त्याम है, राम भक्ति संबंधी स्फुट पद है। हमसे पूछा जा रहा है सलाम कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, मोहनदास मिश्रा है। ठीक है,
जयप्रकाश करदम है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, देखिए अरविंद राही। आपको थोड़ा ध्यान लेना होगा, जैसे आपको ओम दिखा तो आप क्या करते हैं, सलाम करते हैं या प्रणाम करते हैं, ठीक है। इसी से आप ध्यान रख सकते हैं सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है। तो आपको ध्यान देना होगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। सलाम कहानी संग्रह है, इसमें कुल 14 कहानियां थी, ठीक है। अब देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन आत्मकथा बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये जो है हिंदी साहित्य संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी से सीधे प्रश्न पूछा है। हमसे कह रहे हैं कि किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि होता है, यह कथन किसका है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस्सा और दृष्टि को जो जोड़ने वाला तत्व होता है वो उपन्यास में चरित्र सृष्टि होता है, यह कथन किसका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, प्रेमचंद का है, शिव नंदन सहाय का है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। तो इसका सही उत्तर होगा राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। इनकी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में 1986 में इन्हें क्या मिला, तो इन्हें व्यास सम्मान मिला। प्रिय विद्यार्थियों इन्हें क्या मिला, व्यास सम्मान मिला, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि अब देखिए फिर से शुक्ल से प्रश्न पूछ रहे हैं कि सिद्ध और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। यह कथन किसका है। क्या यह रामचंद्र शुक्ल का है, धीरेन्द्र वर्मा का है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है या डॉक्टर नगेंद्र का है। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा सिद्धों के विषय में कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः सिद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते, अतः मतलब शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा ये बहुत बार परीक्षा में पूछा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोकगीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, ठीक है। वैसे ही विद्यापति के इन पदों की विद्यापति के संदर्भ में कहा है, ठीक है। तुलसीदास वल्लभाचार्य के संदर्भ में क्या कहा, कहा कि जनता को चाहे जो प्रभाव पड़ा हो पर उक्त गद्दी के वक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों के जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। तुलसीदास जी के विषय में कहा कि हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह कवि हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है, जैसी ग्रंथावली में जैसी का विरह हिंदी साहित्य में एक द्वितीय वस्तु है, उन्होंने कहा है, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा विवादित प्रश्न है। हमसे कह रहे हैं कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर्ण तंतियां निकट आ जाने से उनमें उनके बीच निकलती हवा से, ठीक है, उनमें कंपन होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कहीं कहीं मिल रहा है घोष ध्वनि और काकल स्पर्श ध्वनि। मैं इसका करीबी आंसर मान रहा हूँ घोष ध्वनि, ठीक है। मैं इसका करीबी आंसर मान रहा हूँ घोष ध्वनि इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि मैं वासुदेव नंदन से पढ़ा तो वहां पे ये लिखा था कि स्वर दंतिया झंकृत करे, झंकृत का तो कंपन ही होता है, तो घोष ध्वनि वहां माना था, ठीक है। अब ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, गंगा अवतरण, ठीक है। गंगा अवतरण किसका है, जगन्नाथ दशरथ नगर का है, रोला छंदों में, ठीक है। ध्यान दीजिए अब देखिए गंगा, अब जगन्नाथ दास रत्नाकर की कुछ रचनाओं को देखते हैं। हरिश्चंद्र खंड काव्य है, गंगा अवतरण है, उद्धव शतक, हिंडोला, कलकासी, समालोचना दर्श, ठीक है। ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा है, समालोचना दर्श, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का भी है, ठीक है। विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, प्रकीर्णक, पदावली, ठीक है। ये सब रचना किसकी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। अगर पूछे जगत सच्चाई सार कश्मीर सुषमा पूछे तो इनका है, कश्मीर कुसुम पूछे तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, भारत गीत यह भी परीक्षाओं में प्रश्न बना है। धन विनय, गुणवंत हेमंत, वनाष्टक, सांध्यटन, आराध्य आराध्य शोकांजलि, श्री गोपिका गीत, भारत गीत, जाज वरना, ये सब किसकी रचनाएं हैं, तो ये सब रचनाएं श्रीधर पाठक जी है, पाठक जी की है। हमसे पूछ रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है, भग्नदूत, मौक्तिकमाल, हिमहास या अतरंग रागिनी। तो आपको पता होगा कि इनकी महत्वपूर्ण रचना हिमहास क्या है, गद्य गीत है, ठीक है। राम कुमार वर्मा की जो गद्य गीत है वो क्या है, हिमहास, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं 48 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य में आदिकाल को संधि तथा चारण काल नामक दो उपशेषकों में विभाजित किया, ठीक है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि किसने आदिकाल को संधि और चारण काल नाम दिया, ठीक है। यही पूछा जा रहा है, बस घुमा दिया गया है। क्या रमाशंकर शुक्ल, रसाल, राम केवल पांडे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर गणपत चंद्रगुप्त। तो प्रिय विद्यार्थी उसका सही उत्तर क्या होगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और केवल पूछे चारण काल, तो चारण काल किसने माना, ग्रियर्सन ने माना है, ठीक है। ग्रियर्सन ने आदिकाल का नाम चारण काल दिया है, ठीक है।
अब ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न से पूछ रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है। ठीक है, कौन सा उपन्यास इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। तो हमसे कह रहे हैं परीक्षा गुरु, पुनर्नवा, भाग्यवती या फिर आधा सच आधा झूठ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पुनर्नवा। ठीक है, बचपू, इसको याद करने के लिए बस आप एक ट्रिक याद कर लीजिए क्रम से। बचपू मतलब बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा अनामदास का पोथा। ठीक है, पुनर्नवा कब था, तो पुनर्नवा 1973 में था। अनामदास का पोथा कब है, तो 1976 में है। चारुचंद लेख कब है, तो चारुचंद लेख हमारा 1963 में है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में है। हमारे सामने 50 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि श्रद्धाराम फुल्लौरी के उपन्यास भागवती का रचना काल क्या है। ठीक है, 1886 है, 1892, 1877 है, 1900। ठीक है, इसका आंसर देखिए 1877 होना चाहिए। पता नहीं किसके अनुसार ये 1886 मान रहे हैं, इसका सही आंसर होगा 1877। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द योगरूढ़ कोटिका है। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से एक शब्द योगरूढ़ है, उसको बताइए। क्या रेलगाड़ी है, रसोई घर है, डाक खाना है या जलज है। तो सही उत्तर क्या होगा, जलज। जलज क्या है, योगरूढ़ शब्द है। जलज एक शब्द योगरूढ़ कोटिका है। योगरूढ़ उन शब्दों को कहा जाता है जो यौगिक तो होते हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब समझ रहे हैं, योगरूढ़ यौगिक तो होगा लेकिन एक होता है ना कि सामान्य अर्थ ना प्रकट करके कौन सा अर्थ प्रकट करता है, एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, जैसे जलज हो गया, दशानन हो गया। जलज जल, जल धन जल। ठीक है, जल में उत्पन्न होने वाला सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर जल के अर्थ में रूढ़ हो गया, अतः जलज योगरूढ़ शब्द है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से जो सही है उसका चयन कीजिए। देखिए 420% यशपाल, चंदन महाशय, रांगी राघव, डॉक्टर कृष्णचंद्र, मंगला, उपेन्द्रनाथ। ठीक है, तो ध्यान देंगे 420% कहानी है, यशपाल की है। इस हिसाब से तो ए विकल्प सही हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि मंगला पात्र उपेन्द्रनाथ है, उस अनुसार सही बता रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो इसका पहला आंसर सही होगा, 420% यशपाल की कहानी। ठीक है, यही सही युग्म है। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए हमें कि हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता निम्नलिखित में से, ठीक है, संग्रहकर्ता का साहित्यकार का नाम क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, हमसे कह रहा है कि हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है। महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन है, डॉक्टर शहीदुल्लाह है या डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची है। तो इसका सही उत्तर होगा महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी है। क्या इसका सही उत्तर होगा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी है। व्याख्या को देखेंगे, हमसे कह रहे हैं कि हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। राहुल सांकृत्यायन जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है, हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे। वे एक प्रतिष्ठित भाषाविद थे और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में अपना यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्य का योगदान किए। वह हिंदी यात्रा के साहित्य के क्षेत्र के पितामह कहे जाते हैं। बौद्ध धर्म पर उनका शोध हिंदी साहित्य के लिए युगांतकारी माना गया है, जिसमें जिसके लिए उन्होंने तिब्बत से लेकर लंका तक का भ्रमण किया और इनकी तिब्बत की यात्रा 1937 ईस्वी में जो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने मध्य एशिया तथा काकेकश भ्रमण पर भी यात्रा वृत्तांत लिखे जो साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है, क्या साहित्य सहचर आत्मकथा नहीं है, यौवन के द्वार पर, मेरे साथ जन्मी, अग्नि सेतु। तो हमें पता है कि अग्नि सेतु किसका है, विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा लिखित जीवनी है, जिसमें किसकी जीवनी कही गई है, जिसमें जो है काजी नजरुल इस्लाम की जीवनी को बताया गया है। ठीक है, अग्नि सेतु आत्मकथा नहीं बल्कि विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा लिखित जीवनी है, जिसका प्रकाशन 1976 में। यौवन के प्रहार द्वार किसका है, डॉक्टर देवराज का है। मेरे साथ जन्म हंसराज रायबर का है समय। ठीक है, ये किसका है, तो यह जो है रामदरस मिश्र जी का है। ध्यान दे, हमसे ये पूछा जा रहा है
कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ ऋण की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का? प्रिय विद्यार्थी, तीसरा कथन आचार्य शुक्ल की पुस्तक से। तो इस हम समझ सकते हैं कि जीडीसी, ठीक है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जाने के लिए आचार्य शुक्ल की पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय या डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल का। क्या? रामचंद्र शुक्ल का। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ ऋण की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में और क्या क्या कथन कहा है उसको देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है जिस कवि की कल्पना की समाहार शक्ति के कारण के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। बिहारी की भाषा चलती होने पर साहित्यिक है, होने पर भी साहित्यिक है। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम के उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती बल्कि क्या है, नीचे ही रह जाती है। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सस्सई का हुआ है उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। ठीक है, प्रेम की पीर या इसका दर इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। तो ये तो आलम के संदर्भ में कहा है। देखिए यही होता है गलतियां। ठीक है, ये आलम के संदर्भ में है कि प्रेम की पीर और इश्क का दर्द। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमसे पूछा जा रहा है ऋण जल धन जल किस विधा की रचना? प्रिय विद्यार्थियों, यह हमारी यूपी हायर एजुकेशन के सिलेबस में लगा हुआ है। क्या यह उपन्यास है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है या डायरी है? तो यह रिपोर्टाज है। किसका? फरीश्वरनाथ रेणु का। फरीश्वरनाथ रेणु के कुल 4 रिपोर्टाज हैं, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अशुतपुर और एकलव्य के नोट्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, ऋण जल धन जल में क्या था? तो ऋण जल धन जल कई दृष्टियों से ऐतिहासिक है। पहली मुख्य बात है कि बाढ़ और सूखे की 2 अभूतपूर्व घटनाओं का ऐतिहासिक दस्तावेज है और दूसरी की इसके प्रकाशन की पूरी रूपरेखा तय करने के साथ साथ इसका नामकरण तक उन्होंने स्वयं किया था। रेणु जी के जीवन काल की यह पुस्तक प्रकाशित नहीं हो सकी और उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है निर्मला जैन की कृति। ठीक है, दिल्ली की थी निर्मला जैन की कृति कथा समय में 3 हमसफर। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि निर्मला जैन की कृति कथा समय में 3 हमसफर में 3 हमसफर कौन है? ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि निर्मला जैन की कृति कथा समय में 3 हमसफर कौन है? तो इसका ट्रिक मैंने बनाया के यमयू, मतलब कृष्णा शोभती, मृदला, मन्नू भंडारी और उषा प्रियंवदा। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछे कथा समय में 3 हमसफर कौन कौन है तो ध्यान दीजिए के यमयू है, मतलब कृष्णा शोभती, मन्नू भंडारी और उषा प्रियंवदा। ठीक है, ध्यान देंगे। अगर हमसे पूछे कथा समय में 3 हमसफर में 3 हमसफर कौन कौन से हैं तो कौन है? कृष्णा शोभती है, मन्नू भंडारी है और कौन है? तो और उषा प्रियंवदा जी हैं। हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। क्या चिंतामणि की है, केशव दास की है, पद्माकर की है या देव की है? तो इसका सही उत्तर होगा यह पंक्ति देव की है। ठीक है, देव ने शब्द शक्तियों की विशेषताओं के संबंध में कहा और अभिधा को उत्तम काव्य बताया। ठीक है, ध्यान दीजिए, उसके आगे हमसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयां, हमसे पूछ रहे हैं कि चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयां किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती है? डायरी है, यात्रा वृतांत है, आत्मकथा है या जीवनी है? तो इसका सही उत्तर होगा यह आत्मकथा है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? यह आत्मकथा है। चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयां आत्मकथा गद्य विधा के अंतर्गत आती है। यादों की परछाइयां 1956 में है। अन्य गद्य विधाओं की भांति आत्मकथा नामक साहित्य विधा का भी आगमन पश्चिम से हुआ, वहीं से विस्तारित होकर हिंदी साहित्य में प्रमुख विधा बन गई। नामर सिंह ने अपने एक व्याख्यान में कहा था कि अपना लेने पर कोई चीज पराई नहीं रह जाती बल्कि अपनी ही हो जाती है। हिंदी आत्मकथाकारों ने यही कहा। ठीक है, ध्यान दीजिए, बनारसी दास जनकृत आत्मकथानक को हिंदी का पहली आत्मकथा माना जाता है जो सन 1647 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद, देखिए शुक्ल से है ये प्रश्न, शुक्ल की पहली लाइन से है। जब हम लोग रामचंद्र शुक्ल में छायावाद में और छायावाद में जब जयशंकर प्रसाद को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं पहला लाइन यही है और यहीं से देखिए प्रश्न पूछ लिया है। जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? प्रेम पथिक, महाराणा का मातु, चित्राधार,
ठीक है, करुणालय तो चित्राधार से। ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि प्रेम प्रतीक और महाराणा का महत्व क्या है, अतुकांत रचना है। ठीक है, जैसे श्रीधर पाठक का शांडिल्यन अतुकांत रचना से संबंधित है, उसी तरह रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि प्रेम प्रतीक और महाराणा का महत्व अतुकांत रचनाओं से संबंधित है। ठीक है, आचार्य शुक्ल की पुस्तक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कालक्रम के अनुसार चित्राधार का प्रथम संस्करण 1918 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कामायनी के विषय में लिखा जा रहा है कि कामायनी महाकाव्य कवि प्रसाद की अच्छी कृति का स्तंभ है। भाषा, शैली और विषय तीनों ही दृष्टि से यह विश्व साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। कामायनी में प्रसाद जी ने प्रतीकात्मकता पात्रों के द्वारा मानव के मनोवैज्ञानिक विकास को प्रस्तुत किया है। आंसू कवि के मर्म स्पर्शी व्योपरक उद्गारों की प्रस्तुतिकरण है। लहर मुक्तक रचनाओं का संग्रह है। झरना में प्रसाद जी की छायावादी शैली में रचित कविताएं संग्रहित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न से यह पूछा जा रहा है कि बताइए हमें कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है? क्या 43 में है, 348 में, 346 में या 347 में है? तो इसका सही उत्तर होगा 343 अनुच्छेद में। यह बताया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का जो रूप होगा अंतरराष्ट्रीय होगा। ठीक है, अगला प्रश्न से यह भी पूछ सकता है कि 346 में क्या है, तो पत्र आदि की राजभाषा से संबंधित इसमें बताया गया है। ठीक है, अगला हमसे देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि राहुल संकृत्यायन ने हिंदी साहित्य कि आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया। मतलब ये प्रश्न तो इतनी बार पूछा ना, जब मैं इंटर में था, ठीक है, इंटर की परीक्षा दे रहा था, तो यही मेरा एक प्रश्न गलत हुआ था। ठीक है, अब देखिए यही प्रश्न फिर से मेरे सामने, रीतिकाल, गद्य काल, सिद्ध सामंत काल, भक्ति काल। ठीक है, सिद्ध सामंत काल। ठीक है, सिद्ध सामंत काल। कह रहे राहुल संकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से संबोधित किया। भक्ति काल और आधुनिक काल के संबंध में विद्वानों में अधिक मतभेद नहीं है, केवल वीर गाथा काल और रीति काल के नामकरण को लेकर कुछ आलोचकों को आपत्ति है। इन कालों के नामकरण के संबंध में कुछ प्रमुख विभागों को इस प्रकार है। ठीक है, देखिए आज सिद्ध सामंत काल कौन कहा? राहुल संकृत्यायन जी ने कहा। आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभ्रंश काल नाम, ठीक है, गुलेरी जी। बीज वपन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। रीत काल को कला काल नाम रमाशंकर शुक्लसाल ने कहा। श्रृंगार का नाम विष्णु प्रसाद मिश्र ने कहा। अलंकृत काल में सुबंधु ने कहा। हमसे ये पूछा जा रहा है, देखिए उदंत मार्तंड से दूसरा प्रश्न है। एक तो असत्य कथन पूछ लिया था अभी, अब देखिए हमसे पूछा उदंत मार्तंड भारत से कहाँ प्रकाशित हुआ। मतलब कितनी बार ये परीक्षाओं में प्रश्न बना, वाराणसी, कलकत्ता, आगरा, इलाहाबाद, तो यह कलकत्ता से जो है प्रकाशित होता था। ठीक है, देखिए हिंदी का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, लेकिन दैनिक समाचार पूछे तो समाचार सुधावर्षण। ठीक है, 30 मई 1826 में कलकत्ता में साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। ठीक है, और ये मंगलवार को निकलता था। ठीक है, मंगलवार को निकलता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का आरंभ किस कवि से माना? यह भी बहुत चर्चित प्रश्न है। क्या केशवदास से माना, बिहारी से माना, या फिर चिंतामणि त्रिपाठी से माना, या मतिराम से माना? तो इसका सही उत्तर होगा चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। ठीक है, चिंतामणि त्रिपाठी की यदि बात करें तो वो तिकवापुर के रहने वाले थे। ठीक है, इनके कुल 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतिराम, जटाशंकर। ठीक है, काव्य कवि कुल कल्पतरु इनका एक ग्रंथ है जो कि बहुत चर्चित है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में कितने सर्ग हैं? क्या 15 है, 13 है, 21 है या 24 है? तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कुल 15 सर्ग हैं। ठीक है, हमसे पूछे कि कितने सर्ग हैं तो अब बता दीजिएगा, कुल 15 सर्ग हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, स्वप्न, कर्म, स्थैर्य, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, कुल 15 सर्ग हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर हमसे पूछे कि प्यू चित्तौड़ न आवई सावण पहली तीज जोबे जाट बिलहड़ी खिण खिड़। ठीक है, खिण खिड़, अब यही पकड़िएगा, खिड़ खिड़ कुमार कुमार। अड़वे खीज संदेशो पेड़ साहिबा पाछो फिरी न दे, पंछी घाल्या पिंजरे छूटन रोशन दे। ठीक है, अब देखिए ड़ शब्द बार बार आया, ध्यान दीजिएगा। खुमार रासो की पंक्ति है। क्या करकन चले धूमा ढोला मारू रधुआ पद्मावत, तो खुमार रासो की यह पंक्तियां हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमसे पूछ रहे हैं कि राहुल संकीर्तन खड़ी बोली को क्या नाम देते हैं? ठीक है, क्या हिंदुस्तानी कहते हैं, खड़ी बोली कहते हैं, मानक हिंदी कहते हैं, या कौरवी कहते हैं? तो आदरणीय राहुल संकीर्तन जी खड़ी बोली को कौरवी नाम से अभिहित किया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जिहाद कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, जिहाद कहानी के लेखक कौन है? तो गोविंद मिश्र इसका सही उत्तर होगा। हालांकि यहाँ ये मुंशी प्रेमचंद का बता रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जिहाद कहानी गोविंद मिश्र का है, ये एकदम सही है। ठीक है, गोविंद मिश्र का है। चर्या पद के रचयिता कौन है? क्या
शहरपा है नहीं, ये तो चर्या गीत के हैं। ठीक है, शबरपा है, लुईपा है, कृपा है, तो इसका सही उत्तर होगा शबरपा जो है चर्या पद के क्या थे, लेखक थे। हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में एक नाम अशुद्ध है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, भगवती चरण वर्मा, याज्ञे, तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या है, ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले नहीं थे। ठीक है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के प्रति प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है, कुंवर नारायण का है, अरुण कमल का है, या फिर राजकमल चौधरी का है। पुनः ध्यान से सुनेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति, यह कथन किसका है, तो कुंवर नारायण जी का है। ठीक है, अगर हमसे पूछे कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है, यह कथन कुंवर नारायण जी का है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि पंचवटी प्रसंग, ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है। क्या वह राम कुमार वर्मा का है, निराला का है, मैथिली गुप्त का है, या फिर, अब ध्यान दीजिए, शिव मंगल सिंह सुमन का। अगर पंचवटी केवल पूछा होता, ठीक है, तो मैथिली गुप्त होता, लेकिन हमसे पूछा कि पंचवटी प्रसंग खंड काव्य है निराला का, निराला। ठीक है, ध्यान दीजिए, पंचवटी प्रसंग एक लंबी कविता है, हिंदी का पहला काव्य नाटक भी इसे कहते हैं। ठीक है, जो विषय वस्तु एवं शिल्प की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पंचवटी खंड काव्य जो 1925 में लिखा गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगला हमसे पूछ रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं। कलिराज की सभा, वैदिक इंसान, बहुत ही रेल, कवि का खेल, अद्भुत और पुरुषोत्तम। मतलब आप देख लीजिए, शुक्ल से कम मैं अगर कहूँ 20 से अधिक प्रश्न केवल एक बुक से 90 प्रश्नों में पूछा गया, तो अतिशयोक्ति ना होगी। और ये संख्या मैं समझ सकता हूँ कि 30 भी जा सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। कह रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक वैदिक हिंसा बहुत 1973 को मानते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं कि काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का, ठीक है, किसने जो है शक्ति, निपुणता और अभ्यास को माना है। ठीक है, भाम है, दंडी, रुद्रट, मम्मट। ठीक है, मम्मट ने, हालांकि रुद्रट और कुंतक ने भी शक्ति शब्द का यूज किया है, लेकिन यहाँ करीबी आंसर होगा क्या, मम्मट। ठीक है, मम्मट। अब देखिए, हमसे कह रहे हैं कि काव्य हेतु व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं काव्य हेतु प्रतिभा के लिए आचार्य मम्मट ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। वे निपुणता और अभ्यास को सम्मिलित रूप में काव्य हेतु मानते हैं। काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने लिखा है, शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, काव्याद वेक्षणात् काव्य शिक्षा अभ्यास इति हेतु भवे। ठीक है, अर्थात शक्ति कवित्व का बीज रूप संस्कार, लोक व्यवहार शास्त्र तथा काव्य आदि के अनुशीलन और ज्ञान से उत्पन्न योग्यता शिक्षा द्वारा प्राप्त अभ्यास ही काव्य हेतु है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हमें छलके। ठीक है, रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हमें छलके, उक्त पंक्ति किस कवि की रचित है। क्या केशवदास की, कुलपति मिश्र की है, या फिर मतीराम की, चिंतामणि की है। ठीक है, अखरान के ऊपर हमें छलके, जैसे आप कोई कहे अखरान के ऊपर छलके तो आपको चिंता होगी ना, जैसे आप कुछ रस उस लेके जा रहे हैं, आपके ऊपर छलकने वाला है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, बस याद करने मात्र के लिए है। ठीक है, तो चिंतामणि क्या होगा, आपको चिंता होगी, अखरान के ऊपर छलके, चिंतित, तुरंत चिंतित हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए, कवि कुल कल्पतरु किसका ग्रंथ है, काव्य प्रकाश रामायण ग्रंथ किसका है, तो यह सब जो है चिंतामणि त्रिपाठी का है। एक कहानी, यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है। क्या प्रभा खेतान का है, या मन्नू भंडारी का, मृलगर का है, या मैत्री पुष्पा का है। तो 2007 में लिखा हुआ आत्मकथा मन्नू भंडारी का है, यह कहानी, एक कहानी यह भी। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगला प्रश्न हमसे पूछा, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है। रामविलास शर्मा, दूधनाथ सिंह, राहुल संकृत्यायन, अमृत राय। देखिए, पुरस्कृत रचना और सीधे पूछ लिया। ठीक है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी है जो इसके लेखक, इनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही अवधारणा का चुनाव करिए। ठीक है, हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही अवधारणा का चुनाव करिए। ठीक है, हमसे पहला कह रहे हैं कि द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता ने कवियों को प्रेम कविता लिखने की प्रेरणा दी। ठीक है, फिर हमसे कह रहे हैं कि छायावाद युगीन कविताओं में स्त्री पुरुष संबंधी नवीन नैतिकता प्रतिष्ठित हुई। तो यह दोनों कथन गलत है। ठीक है, दोनों गलत है। अब ध्यान से सुनिए, अगला प्रश्न से कह रहे हैं दैनिक आज, ये देखिए रिपीट है, जीडीसी 17 में 13 में कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना कि दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे बाबूराव विष्णुराव प्रभाकर, श्री प्रकाश ठाकुर, श्रीकांत ठाकुर, या फिर
विद्या भास्कर, तो इसका सही उत्तर होगा बाबूराव विष्णुराव पराड़कर। ठीक है, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर ये क्या थे, प्रधान संपादक थे। अच्छा, दैनिक आज के संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त थे। ठीक है, ध्यान दीजिए 1920 को ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहे हैं कि नगर बधू, देखिए अनिल यादव से दो प्रश्न पूछ रहे हैं कि नगर बधू अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह, क्या ज्ञान रंजन का, अखिलेश का, संजय का, अनिल यादव का है। तो नगर बधू अखबार नहीं पढ़ती ये डॉक्टर अनिल यादव का कहानी संग्रह है। ठीक है, डॉक्टर अनिल यादव का कहानी संग्रह। हमसे अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि देखिए कृष्णदेव उपाध्याय से लोक साहित्य से दूसरा प्रश्न तो पूछ रहे हैं कि डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोक लोर शब्द के लिए समुचीन है लोकयान, लोक वार्ता, लोक संस्कृति की रूपरेखा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा लोक संस्कृति की रूपरेखा। ठीक है, लोक संस्कृति की रूपरेखा। फोकलेर शब्द का समुचीन क्या है, फोकलोर शब्द का समुचीन क्या है, लोक संस्कृति की रूपरेखा। ठीक है, हमसे तिरासी 83 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि संलक्ष क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का वेद है, वक्रोक्ति, ध्वनि या फिर अलंकार या रस। तो इसका सही उत्तर होगा ध्वनि। ठीक है, ध्वनि का ये वेद है, यहाँ पे वक्रोक्ति दिया है जो कि अशुद्ध है। ठीक है, संलक्ष क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का वेद है, तो ध्वनि संप्रदाय का वेद है। ठीक है, भगीरथ मिश्र में स्पष्ट लिखा हुआ है। अगला प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए हमें कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। पायस, पावस पयोनिधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, वेणुगीत। तो पायस पयोनिधि किसका है, गोविंद गिल्ला भाई का है। ठीक है, गोविंद गिल्ला भाई का है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ए। अब देखिए हमसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, कि महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय आलोचना होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। देखिए ये क्या प्रश्न हमसे कह रहा है कि ये उक्त कथन किसका है, और कथन क्या दे रहा है कि महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पत्नी होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन के शिकार है। यह कथन किसका, क्या मृणाल पांडे का है, अनामिका का है, ममता कालिया का है या प्रभा केतान का है। तो उसका सही उत्तर होगा अनामिका का है। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कुल कुलिस जीव निस्तार ये वाल्मीकि तुलसी भयो उक्ति किस कवि द्वारा रचित है। ठीक है, अब देखिए जो तुलसी के क्या हो, समकालीन हो उन्हीं का होगा। क्या नरहरि बालभट्ट, ईश्वरदास, अग्रदास या फिर नाभादास। तो इसका सही उत्तर होगा नाभादास की क्या पंक्ति है, नाभादास की पंक्ति है कुल कुलिस जीव निस्तार ही है वाल्मीकि तुलसी भयो। नाभादास की पंक्ति कुल कुलिस जीव निस्तार वाल्मीकि तुलसी भयो। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कौन सा कंठ ध्वनि है, क्या द है, भ है, छ है या फिर क है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, क कंठ ध्वनि है। अगला प्रश्न हम लोग कह रहे हैं चक्करदार चोरी। ठीक है, कृष्ण भगवान, चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है, देवकीनंदन खत्री जी हैं, गोपाल राम गामरी जी हैं, लज्जाराम शर्मा जी हैं या फिर बाकी लाल चतुर्वेदी है। तो इसका सही उत्तर होगा चक्करदार चोरी। यह किसका है, यह जो है यह गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। ठीक है, गोपाल राम गहमरी के अन्य उपन्यास कौन से हैं, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, डबल जासूस, बैंकर चोरी, गुप्त भेद। ठीक है, ये सब किसकी रचना है, ये सब गोपाल राम गहमरी की रचना है। हमसे 89 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि कुमार पल प्रतिरोध किसकी रचना है। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न नेट में भी बार बार पूछता है, क्यों पूछता है, देखिए प्रतिबोध एक तो कुमारपाल चरित्र है जो हेमचंद सूरी का है। ठीक है, लेकिन प्रतिबोध शब्द पूछे तो ये ध्यान रखिएगा कि सोम प्रभुशूर का है कि सारंगधर का, मेरुतंग का है। तो इसका सही उत्तर होगा सोम प्रभुशूर का है। किसका है, सोम प्रभुशूर का है। कुमार प्रतिबोध की बात करें तो सोम प्रभु की शूर की रचना है। ठीक है, उपनिवेश में स्त्री, हमसे अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, जीडीसी 2020 का अंतिम प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि उपनिवेश में स्त्री। ठीक है, अब देखिए प्रभा खेतान से 2-3 प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, प्रभा खेतान है कि नासिरा शर्मा है, क्षमा शर्मा है या ममता कालिया है। तो उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है, ठीक है, उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान है। क्या उपनिवेश में स्त्री की लेखिका प्रभा खेतान है। उपनिवेश में स्त्री जीवन के दो पक्षों के बारे में है, एक स्त्री का दूसरा उपनिवेश का। ना इस उपनिवेश को समझना आसान है और ना ही स्त्री को। अगर यह उपनिवेश वही होता जिसमें 20वीं सदी के मध्य में कई देशों और सभ्यताओं से मुक्ति पाई थी तो शायद इसे राजनीतिक और आर्थिक परतंत्रता का संरचना करार दे सकते थे। यदि यह उपनिवेश वही होता जिसमें लड़ने के लिए राष्ट्रवादी क्रांतियां की गई तो शायद इसके खिलाफ उपनिवेशवाद विरोधी प्रत्यय की आसानी से कर
सकते थे। ठीक है, यह तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी प्रतिशतता, इतर लिंगी यौन चुनाव और पुरुष वर्चस्व की ज्ञान मीमांसा का उपनिवेश है, जिसकी सीमाएं मनोजगत से व्यवहार जगत तक तथा राजसत्ता से परिवार तक फैली हुई हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।